नमस्कार दोस्तों, छात्रों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है डिकोड एग्जाम में। छात्रों, जैसा कि हम लोगों को पूरा क्रैश कोर्स की जो सीरीज चल रही है उसी में आज जो लेसन 59 में उसी के क्रम में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स या हम लोग कहते हैं ऊष्मा तथा ताप। ये दोनों बातें एक ही के अंदर दी गई है, ऊष्मा तथा ताप। ठीक है, ऊष्मा क्या है, ताप क्या है, इन पे हम चर्चा करेंगे। इनके जो ताप को नापने वाले जितने भी जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम थर्मामीटर कहते हैं उनके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। किस प्रकार इसकी इकाइयों के बारे में उस पर छात्रों चर्चा करेंगे। ऊष्मा क्या है, किस प्रकार से ये परिगमन करती है, यानी एक संचरण यहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाती है। तो छात्रों, उम्मीद है कि लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा, पूरी क्लास को करेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है ऊष्मा तथा ताप है, यहाँ पे याद रखिएगा हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान का जो है टॉपिक है और ये आज जो हमारा क्रम है लेसन 59 है जनरल साइंस का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो छात्रों बात है कि ऊष्मा, जैसे कि छात्रों हम लोगों ने पहले भी बात करा था कि जैसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, प्रकाश से आप देख रहे हैं कि जो है रोशनी जो निकल रही है, ठीक है, सूर्य से जो रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, वो सब है क्या। तो सवाल ये आता है कि वो ऊर्जा है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए, कभी आपने देखा होगा कि अपने जाड़ों में अगर आप हाथ को रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा तापमान वहाँ का बढ़ जाता है। या आपने किसी लोहे को देखा होगा, आप तार को घुमाते हैं, मोड़ते जाते हैं तो छात्रों क्या होता है कि वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तापमान पैदा होता है क्योंकि आप कार्य करते हैं। तो छात्रों यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या है ऊष्मा, व्हाट इज़ हीट। तो आप कहेंगे हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है छात्रों, ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं छात्रों कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल के अंदर। सबसे पहली बात बस आपसे इतना पूछेगा कि हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, तो आप क्या कहेंगे छात्रों कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। ऊष्मा ऊर्जा वह रूप है जो दो शरीरों के या दो पिंडों के बीच तापमान के अंतर के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है। शरीर का मतलब छात्रों एक पिंड से दूसरे पिंड में स्थानांतरित होता है उनके ताप के अंतर के कारण। छात्रों ऊष्मा वह कह रहे हैं, ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है जो एक पिंड से दूसरे पिंड में ऊष्मा के, ठीक है, ताप के अंतर के कारण प्रवाह करता है या स्थानांतरित होता है। कहने का मतलब ए पिंड से बी पिंड तक। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें छात्रों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई ए पिंड है, ये यहाँ पे रखा हुआ ए है, ठीक है, इसका कुछ भी टेम्परेचर है, और मान लीजिए दूसरा पिंड ये रखा हुआ है, इसको अगर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया किसी भी मेटल से, धातु से, अगर हम लोग मान लें, और इसका टेम्परेचर T1 है छात्रों, और इसका अगर देखें तो T2 है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर T2 होता है, तो क्या होगा कि ऊष्मा, अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर है यानी T1, ए का अगर तापमान ज़्यादा है बी की अपेक्षा, तो छात्रों ऊष्मा का प्रवाह किधर होगा, ए से बी की ओर होने लगेगा। अगर बी का तापमान ज़्यादा कर दिया जाए तो ऊष्मा का प्रवाह छात्रों बी से ए की ओर होगा। यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रहा। तो ऊष्मा क्या है छात्रों, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है जिसे आगे चलकर छात्रों कहा गया किसे कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में मापते हैं छात्रों। यहाँ पे किलो कैलोरी और कैलोरी में ज़्यादा अंतर नहीं, आपसे हमने बताया था कि किलो जब भी छात्रों कहीं पर आ जाए उसका मतलब होता है 1000 गुना ज़्यादा, यानी किलो बराबर 1000, यानी 3 जीरो हो जाए यानी 1000 है। आगे कहता है कि कैलोरी मीटर क्या है। तो छात्रों इस सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैलोरी मीटर क्या है, ये एक उपकरण है जिसका उपयोग ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। एग्जाम में अगर आपसे कभी पूछे कि भाई कैलोरी मीटर क्या है, तो आप क्या कहें, यह आपसे पूछता है कि ऊष्मा के मान को नापना है, मेजरमेंट ऑफ हीट करना है, हमें ऊष्मा को नापना है, तो किससे नापेंगे छात्रों, कैलोरी मीटर एक डिवाइस है, ये एग्जाम में आ सकती है और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ऊष्मा की जो एसआई यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो यूनिट है छात्रों, उसे हम जूल कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा छात्रों, एसआई यूनिट अलग है छात्रों और बाकी सीजीएस, एफपीएस जो यूनिट होती हैं वो अलग अलग होती हैं। यहाँ पे अगर आपसे एसआई यूनिट पूछा जाए तो जूल लगाइएगा, कैलोरी नहीं लगाइएगा छात्रों। अभी आपको बताएंगे कि आपके कैलोरी बराबर कितने जूल होता है, इस पर भी कई सारे सवाल और चर्चा आखिर की जाती है। आगे कह रहा है कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो आपको ध्यान देना है बस। आपसे पूछे व्हाट इज हीट, हीट क्या है, तो ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है विच ट्रांसफर फ्रॉम द बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। छात्रों आपको हमने बताया था कि एक चैप्टर पढ़ा था विद्युत धारा वाला, उसमें बताया था कि विद्युत धारा का प्रवाह एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक पिंड से दूसरे पिंड में तभी हो पाता है जब दोनों में अंतर हो। किस बात का, उनके पोटेंशियल का, उनके विभव शक्ति के मान में अंतर हो। जैसे आपने देखा होगा कि हवाएं तब बहती हैं अधिक दाब से कम दाब की ओर। जैसे आपको पता होगा छात्रों, हमने आपसे बताया था
कि पानी का जो बहाव होता है वो अधिक प्रेशर से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर होता है। पानी हो या हवा हो छात्रों, वो अधिक दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उसी प्रकार छात्रों अगर हम बात करें करंट की, विद्युत धारा की, तो अधिक विभव से कम विभव की ओर वो प्रवाह करती है। अगर विभव में अंतर हम बदल दें तो छात्रों उसकी दिशा बदल सकती है। इसी तरह के आपसे कह रहा है कि भाई ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो दो पिंडों के अंदर अधिक ताप से निम्न ताप की ओर क्या करती है, संचरण करती है, कंडक्शन करती है। संचरण का मतलब गमन करती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज। छात्रों, दो बॉडीज का डिफरेंस होना जरूरी है। अगर दोनों पे बिंदुओं पे ताप बराबर हो जाए तो छात्रों ताप में कोई अंतर नहीं होगा, पिंड के अंदर लगातार अवस्था में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। यहां पे आप चीजों को समझ रहे होंगे छात्रों। आगे कह रहा है कैलोरीमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हीट। सीधी सी बात है कि कैलोरी जो बना है शब्द वो कैलोरी से बना है। किलो कैलोरी आप जानते हैं कि उससे बड़ा मात्रक है 1000 गुना है। अक्सर आपने छात्रों सुना होगा कि एक लेबर, एक मजदूर की दैनिक कैलोरी उपभोक्ता कितनी होती है, कंजम्पशन कितना होता है, शहरी व्यक्ति के अंदर कितने कैलोरी प्रति ऊर्जा की है आवश्यकता। या आप कोई खाने पीने की चीज़ों के अंदर भी आप अगर देखेंगे तो ऊर्जा की मात्रा को भी छात्रों हम लोग कैलोरी में नापते हैं, चाहे वो बिस्किट का पैकेट ही क्यों ना हो। आगे चल के छात्रों बात कर रहा है इसका जो सूत्र है, विमीय सूत्र है, वो ml² T⁻² है, क्योंकि ऊर्जा के जो मात्रक होते हैं वो सब कॉमन होते हैं सभी लोगों के, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है छात्रों, जो कार का जो मात्रक है वही इनका मात्रक होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों ऊष्मा क्या है, तो आपको पता चल गया ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसे कैलोरी, किलो कैलोरी या जूल में नापते हैं, लेकिन इसका एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, बाकी इसके कैलोरी, किलो कैलोरी में भी मापते हैं। अगर छात्रों हम लोग बात करें इसमें यहाँ पे एक कन्वर्जन चार्ट के रूप में, ध्यान देते चलिएगा लास्ट तक में, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि ये एक ऐसा चैप्टर है छात्रों कि जिसके अंदर वैज्ञानिकों के नाम भरे पड़े हुए हैं। जितने भी नाम आएंगे ज्यादातर छात्रों कोई ना कोई साइंटिस्ट के नाम होंगे। यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा। अब देखिए ऊष्मा के अन्य इकाइयां हैं कैलोरी। अब देखिए जूल के अलावा अगर छात्रों बात करें तो कैलोरी है। कहते हैं कि ये 1 ग्राम पानी का तापमान, जो 1 कैलोरी किसके बराबर होगा, तो कहता है कि 1 ग्राम पानी ले लीजिए जिसको 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने में जो ऊष्मा की खपत होगी छात्रों, उसे हम 1 कैलोरी कहेंगे। यानी 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 1 ग्राम पानी का तापमान 14.5 से लेकर 15.5 डिग्री करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। जो ऊर्जा लगेगी, जो ऊष्मा जो है जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर को बढ़ाने में छात्रों, वो 1 कैलोरी के बराबर होगा। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है या 4.18 जूल भी होता है। छात्रों ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ी है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन खत्म कर दें। आगे कहता है कि 1 कैलोरी बराबर छात्रों 4.2 जूल होता है। ध्यान देने योग्य बात है, कई जगहों पर छात्रों आपको यहाँ पे ये मिला होगा, कई जगहों पर आपको मिला होगा छात्रों 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल लिखा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, अरे सर 4.18 सही है कि 4.20 सही, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक बने रहेंगे इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, तो चीज़ें आपको काफ़ी यहाँ पे समझ में आएंगी। 4.18 जो है लगभग 18 है छात्रों, तो 18 को हम 20 भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे कभी कभी जी की वैल्यू पढ़ी होगी तो 9.8 की जगह पे कहीं कहीं पर हम लोग 10 भी ले लेते हैं। इसी तरह अगर हम लोग बात करें छात्रों 4.18 है तो 4.20 भी हम लोग कर सकते हैं या 4.20 कर सकते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.20 आप लगा सकते हैं छात्रों, ये बिल्कुल सही है। अगर एक रेट वैल्यू वहां पर आ जाए तो 4.18 लगा सकते हैं छात्रों। इसी तरह से मानव शरीर के तापमान को भी लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन और डिलेम्मा की स्थिति बनी हुई है कि मानव शरीर का तापमान जो है अलग अलग में अलग अलग तरह से होता है। आगे कह रहा है कि BTU, अगला जो यूनिट है छात्रों उसको बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट, या शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं BTU। आपसे अगर पूछेगा कि ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहाँ पे 1 सेल्सियस था, 1 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ फ़ारेनहाइट छात्रों बता दें कि सेल्सियस अलग होता है, फ़ारेनहाइट अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री, एक ही डिग्री बढ़ेगा लेकिन फ़ारेनहाइट में, क्योंकि BTU जो है वो फ़ारेनहाइट को फॉलो करता है। फ़ारेनहाइट छात्रों एक अलग स्केल है, सेल्सियस एक अलग स्केल है। जो पहली वाली स्केल की हमने बात करी थी 1 कैलोरी बराबर, वो 1 ग्राम जल के 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.5 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 1 डिग्री सेल्सियस को तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा थी। लेकिन छात्रों यहाँ पे कह रहा है कि ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, यानी 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 तक के माध्यम में 1 लीटर पानी के तापमान, वहाँ पे छात्रों क्या था
1 ग्राम था, कभी भी एग्जाम में आ सकता है इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वहाँ 1 ग्राम पानी था, 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ पे 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 1 डिग्री यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, वहाँ 1 डिग्री सेल्सियस था। वहाँ 1 ग्राम पानी था, यहाँ 1 लीटर पानी है, इसे हम बोलते हैं BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट बोलते हैं। 1 लीटर पानी के तापमान को बढ़ाने के लिए ऊष्मा की FPS इकाई 252 कैलोरी छात्रों की राशि की आवश्यकता होती, 252 कैलोरी लगता है यहाँ पर। वहाँ छात्रों आपको पता है कि 1 कैलोरी लगता था, 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल के बराबर था। यहाँ अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हम फ़ारेनहाइट पर 1 लीटर पानी, वहाँ 1 ग्राम था, यहाँ 1 लीटर है, तो यहाँ पे छात्रों मात्रा बढ़ के कितनी पहुँच गई, 252 कैलोरी हो गई छात्रों। 252 किलो कैलोरी नहीं, कैलोरी कहिएगा, अगर आप किलो कैलोरी कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए, पहली मात्रा हो गई कैलोरी, एक हो गया है जूल जो कि SI यूनिट है, और तीसरी यूनिट जो आपको मिली वो BTU है जो कि 1 किलोग्राम पानी की बात कर रहा है, 1 लीटर पानी की बात कर रहा है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को बढ़ाने की बात कर रहा, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से 64 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाने के लिए 252 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, इसे हम बोलते हैं BTU। आगे अगर हम लोग छात्रों बढ़ते हैं तो ऊष्मा का हस्तांतरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार छात्रों हमने आपसे बताया था कि विद्युत धारा परिगमन करती है, संचरण करती है, विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, लेकिन सभी वस्तुओं में नहीं जाती है। हमने आपसे बताया तो जो चालक होते हैं, जो स्वचालक होते हैं उन्हें, या अर्धचालक होते हैं, उसी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है कुछ खास कंडीशन के साथ। लेकिन अगर आपसे कहा जाए छात्रों की ऊष्मा क्या हर एक पदार्थ के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकती है, तो छात्रों इसी के हम यहाँ तहकीकात करने जा रहे हैं, इसी को हम लोग समझने जा रहे हैं। अगर हम छात्रों बात करें कि मुख्य 3 प्रकार हैं ऊष्मा संचरण के चलने के, यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए 3 प्रकार के माध्यमों का उपयोग करती है छात्रों, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें कि 3 तरीके कौन है। पहला है छात्रों कंडक्शन, चालन होता है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, चालन। दूसरा है संवहन और तीसरा है रेडिएशन। चालन का मतलब छात्रों कहता है कि जब ऊष्मा का प्रवाह किसी ठोस पदार्थ से हो, यानी ऊष्मा का प्रवाह व्हेन फ्लो ऑफ हीट इन सॉलिड मीडियम लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, मेटल, कोई भी तरह की चीज़ एक्सेप्ट प्लास्टिक, रबड़ एंड वुड्स, हर एक जो है सॉलिड में ऊष्मा संचरण नहीं करती। अगर लकड़ी का कुंदा है तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी। प्लास्टिक है ना तो हीट ट्रांसफ़र होगी ना तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी। रबड़ है छात्रों ना तो प्लास्टिक ट्रांसफ़र होगी ना तो हीट जो है ट्रांसफ़र होगी। बात समझिए हमारी बात। कहने का मतलब ये है कि छात्रों कि सभी ठोस के अंदर ऊष्मा संचरण नहीं होता है। यानी यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ऊष्मा संचरण के 3 कौन कौन से माध्यम हैं। सॉलिड, लिक्विड में याद रखें, सॉलिड के अंदर छात्रों जब कहता है कि ऊष्मा सॉलिड के अंदर ट्रांसफर करे तो उसे हम छात्रों कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है छात्रों संवहन है। संवहन का मतलब होता है छात्रों संवहनी धाराएं। जब कहता है ऊष्मा का संचरण बेसिकली गैस और तरल पदार्थों में हो, लिक्विड एंड याद रखिए गैस मीडियम में जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो इसे छात्रों हम लोग संवहन या कन्वेक्शन कहते हैं। तीसरा वाला बेहद इंपॉर्टेंट है छात्रों रेडिएशन, इसे हम लोग विकिरण कहते हैं। कहता है कि जब ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी माध्यम के हो, ना वहाँ पे सॉलिड हो, ना वहाँ पे लिक्विड हो, ना वहाँ पे छात्रों गैस हो, वहाँ पे कोई भी तरह का मीडियम ना हो, लाइक निर्वात हो, वैक्यूम हो, अंतरिक्ष हो, खाली स्थान हो, जैसे सनलाइट छात्रों सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग आपको पता है कि 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, जिसमें प्रकाश भी होता है और हीट भी होती है, यानी ऊष्मा भी है छात्रों और तापमान भी है। टेम्परेचर छात्रों याद रखिए ऊष्मा का ही एक भाग है, तापमान ही याद रखिए ऊष्मा का एक रूप है। ऊष्मा ही को सर छात्रों हम लोग नापते हैं तभी टेम्परेचर को बता सकते हैं छात्रों, यानी कि टेम्परेचर ताप, तो यानी ऊष्मा भी है और ताप भी है, यानी उसके अंदर चमक भी है छात्रों। यहाँ पे आपसे कह रहा है चालन, संवहन और विकिरण। तो आगे चल के हम लोग देखते हैं, आगे कहता है कि चालन जब सभी ठोस चालन द्वारा गर्म किए जाते हैं, निर्वात में चालन नहीं हो सकता है, वैक्यूम में छात्रों कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि क्षण है छात्रों। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडक्शन, ये एक सिलाई है, एक लोहे की छड़ है जिसको मोमबत्ती या कैंडल पे गर्म किया जा रहा है, तो ऊष्मा तेजी के साथ छात्रों इसमें संचरण कर रही है, क्योंकि एक सॉलिड पदार्थ हमने बताया था कि सॉलिड के अंदर जो है नहीं चलता है। आगे क्या कह रहा है कि चालन नहीं हो सकता निर्वात में, एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन ETC अपवाद हैं छात्रों, यहाँ देख लीजिएगा, प्लास्टिक, रबड़, लकड़ी, इसके अंदर आप सॉलिड है लेकिन इसके अंदर ऊष्मा संचरित
नहीं करेगी, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी, इतना ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहा ऑल सॉलिड्स आर हीटेड बाय कंडक्शन, ठीक है। आगे कह रहा है कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है छात्रों निर्वात के अंदर, ठीक है, निर्वात में। आगे कह रहा है कि लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ठीक है। हाँ, चांदी के बारे में छात्रों याद आया कि अक्सर सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बेस्ट जो है कंडक्टर ऑफ हीट, अगर आपसे कहा जाए कि ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन हो सकता है, तो चांदी है छात्रों, याद रखिएगा। चांदी बड़ी तेजी के साथ गर्म होती है और जितनी जल्दी ही वो ठंडी भी होती है। जिस तरह से डिजर्ट होते हैं, रेगिस्तान, आपको पता है रात में भी इंसान के लिए घातक हैं और दिन में भी घातक हैं। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि भाई रेगिस्तान तो दिन के लिए घातक हैं, भाई बहुत गर्म होते हैं, रात में काहे लिए परेशान करेंगे, रात में क्यों घातक होंगे। छात्रों दोनों रूप विकराल है, दिन में जितना ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करके गर्म होता है, रात में छात्रों उतना ही ज़्यादा हीट को रिलीज करके उतना ज़्यादा वो ठंडा होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो रेगिस्तान रात में भी छात्रों बड़ी समस्या कर सकता है और दिन में भी। तो इसी प्रकार आपसे कहा कि चांदी जितना जल्दी गर्म होगी उतनी जल्दी वो ठंडी होगी, यानी गुड कंडक्टर जो होता है वो एब्जॉर्बर और इमीटर दोनों होता है। आगे कह रहा है छात्रों प्लास्टिक, रबड़ एंड वुड, यानी कि ये तीनों चीज़ों को अगर हम एलिमिनेट कर दें तब तो ठीक लगेगा कि सभी सॉलिड के अंदर आप ये कोशिश मत करिएगा कि संचरण हो जाए यानी कंडक्शन हो जाए। नेक्स्ट वन अगला है संवहन छात्रों, यानी कि आप अगर पानी का बर्तन में पानी गर्माते हैं छात्रों तो उसके अंदर संवहन धाराएं, आप कन्वेंशनल करंट्स देख सकते हैं इसके अंदर। ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा माध्यम के कणों की गति से एक माध्यम से दूसरे स्थान पर ऊष्मा को स्थानांतरित किया जाता है। ये घनत्व अंतर के कारण होता है, यानी डेंसिटी डिफरेंस के कारण होता है। ये घटना तरल पदार्थों में होती है और गैस में भी होती है छात्रों। गैस के अंदर आपने देखा होगा एलपीजी सिलेंडर को लोग गर्म करते हैं क्योंकि वो लिक्विड रहता है, लिक्विड एक्सपैंड करता है, तो उससे जो है आपने देखा एलपीजी गैस जाड़ों में जम जाती है, तो लोग क्या करते हैं इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। संवहनी धाराएं यानी बेसिकली देखा जाए तो ये तरल पदार्थों के अंदर आपको नजर आ जाएगी। अब यहाँ पे छात्रों देख रहे हैं कि जब आप किसी बर्तन को गर्म करते हैं तो छूने पे तो ऊपर से वो गर्म महसूस होता है, नीचे ठंडा रहता है, लेकिन वास्तव में छात्रों रियलिटी में क्या होता है कि नीचे वो गर्म पहले होता है, फिर ऊपर परतें ऊपर आने लगती हैं, ऊपर वाली ठंडी होकर ठंडी परतें नीचे जाती हैं, वो छात्रों गर्म होकर ऊपर आती हैं। देखिए वार्म मॉलिक्यूल से ऊपर में आ रहा, कूल मॉलिक्यूल नीचे जाने लगता है छात्रों, आपने देखा होगा। इसी तरह से आपके घर के अंदर लगे हुआ जो एसी होता है, ठीक है, स्प्लिट एसी, जो आपके यहाँ विंडो एसी लगा होगा, स्प्लिट एसी आपने देखा होगा कि जो नीचे की हवा है वो काफ़ी ऊंचाई पर लगाया जाता है एसी, इसीलिए कि ऊपर जाने वाली गर्म हवा को ठंडा करता है, ठंडी हवा बाहरी होकर नीचे आती है और जो गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर जाती हैं, इसी इसको ठंडा करता रहता है छात्रों। अगर एसी आपका नीचे लगा दिया जाए तो आपके सिर्फ नीचे की हवा ठंडी होगी, पूरे कमरे की हवा ऊपर गर्म होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप एसी वाले रूम में कभी फैन चला दीजिए तो आपको कुछ देर के लिए गर्म हवा के झोंके मिलेंगे, फिर वो तापमान नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि एसी के जस्ट ऊपर में आप अगर देखें तो वहां पर जाके एक पूरी लेयर बन जाती है गर्म हवा की, बाकी नीचे पूरे ठंडी हवा की लेयर बन जाती है। इसी तरह से जब आप पानी को गर्म करते हैं छात्रों, पात्र के अंदर तो सबसे पहले निचली परत गर्म होती है, लेकिन गर्म महसूस कौन सी होती है, सबसे ऊपर की परत होती है। यह घटना तब तक चलती है जब सभी बिंदुओं पर तापमान बराबर ना हो जाए छात्रों। नेक्स्ट वन अगला जो है ये था कन्वेक्शन छात्रों, और ये कन्वेक्शन के ही कारण छात्रों आपको बता दें कि संवहनी धाराएं जो है बादलों का निर्माण करने में और हुमस भरी रातों को पैदा करने में मदद करती हैं। तीसरा है छात्रों विकिरण, ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के बिना माध्यम यहाँ पे कह रहा है ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। सूर्य का प्रकाश विकिरण प्रक्रिया द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचता है। अब छात्रों आप सोचिए, यानी सूर्य का प्रकाश तो आप 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाइट ट्रैवल करती लगभग 8 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता है। तो वहाँ से आने वाला सूर्य का प्रकाश छात्रों को तापमान भी रहता है, उसमें टेम्परेचर भी होता है और उसके अंदर हीट भी होती है। ये आपने देखा होगा कि टेम्परेचर से हीट से तमाम, क्योंकि उसके अंदर लाइट का फिनोमेना जो लगता है भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ चुके हैं छात्रों, ठीक है, वो फोटॉन्स के बंडल बना होता है, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। तो यहाँ आते आते आपने देखा तापमान इतना रहता है कि 42 डिग्री 48 डिग्री गर्मियों में देखा होगा रिकॉर्ड टूट जाता है, 52 से 54 डिग्री तक का तापमान पहुंच जाता है प्रदेशों का छात्रों, इतना ज़्यादा कि जीव जंतु मरने लगते हैं, पौधों पर कोई प्रभाव पड़ने लगता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सोचिए आप 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर सूर्य है, उससे आने वाला प्रकाश जो कि निर्वात से होकर आता है छात्रों, निर्वात से आने के बाद पृथ्वी के अंदर जब प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय जो हवाएं होती है एटमॉस्फेयर छात्रों, वो भी गर्म हो जाते हैं पार्थिव विकिरण के कारण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के कारण। अगर हम बात करें छात्रों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों घटनाएं एक साथ आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं।
आप चाय बना रहे हैं बर्तन के अंदर या पानी को उबाल रहे हैं, आपने देखा है कि जो हैंडल है छात्रों वो कंडक्शन है, क्योंकि वो सॉलिड है। पात्र के अंदर जो ऊष्मा टच कर रही है वो देखे ट्रैवल भी कर रही है, लेकिन बेकेलाइट का हैंडल लगा, जो हम पहली कक्षा में पढ़ा चुके हैं कि बेकेलाइट का हैंडल होता है, जिससे कि आपको टेम्परेचर इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता है। रेडिएशन जो होता है, हीट जो निकल कर कमरे में फैलती है छात्रों, ऊष्मा जो फैलती है कमरे का टेम्परेचर को बढ़ा देती है, ताप को छात्रों जिसे हम कैलकुलेट करते हैं आसानी से, उसको हम रेडिएशंस कहते हैं। कन्वेक्शन धाराएं जो हमने बताया था कि तरल के अंदर या गैसेस के अंदर भी चलती हैं, यानी कि तीनों प्रकार की घटनाएं यहाँ पे घट रही है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो एक बेहतरीन जो है एग्जाम्पल आपके सामने था। आगे छात्रों हम लोग बात करने जा रहे हैं ताप मापी। बहुत सारे थर्मामीटर अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए छात्रों, क्रैश कोर्स नाम का है, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें आपको कराई हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन छात्र क्या चाहते हैं, छात्र चाहते हैं बहुत जल्दी सब कुछ हो जाए, बस उनको टू द पॉइंट के क्वेश्चन दे दिए जाएं। छात्रों हम आपसे बता दें कि कुछ ज़िंदगी में सीख भी लीजिए, कुछ पढ़ भी लीजिए, क्योंकि आने वाले आप देख सकते हैं, आप परिवार आपका होगा आगे, या परिवार है भी आपका, मतलब आपकी शादी हुई लड़के बच्चे वाला, तो आपको अपने परिवार, अपने बच्चों को गाइड करना पड़ सकता है, आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप इतने लिटरेट रहें, इतने शिक्षित रहें। हमेशा रटना ही हमेशा फ़ायदेमंद नहीं रहता, हमेशा ट्रिकी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में कि आप ट्रिकी बता दो, ट्रिकी ये कर दो, ट्रिक वो दो, ट्रिक से नहीं। देखिए वो ज़माना चला गया छात्रों के जो लोग रट के सिविल सर्विसेज निकाल दिया करते थे। आज के टाइम में छात्रों आप खुद समझ रहे होंगे, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बौद्धिक हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल वाला आपके लिए जो है चाहते हैं, और आपकी समझ बूझ वाले ही लर्नर छात्र हैं उसको क्रैक कर पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। यानी सही सूझबूझ के पहले क्वेश्चन रट लेते थे, रट के चले गए, जवाब दे दिया और हो गया, निकल गए। लेकिन छात्रों अब आपको लेखन कार्य करना पड़ता है, लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव फॉर्म में, इसलिए आपको नंबर, इसलिए हम आपसे कहेंगे कि हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग क्लास को पूरा करें, चीज़ों को समझें भी। अब नहीं समझेंगे तो छात्रों तो यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि टेम्परेचर को नापने के लिए, अभी तक आपने हीट पढ़ा, अब हम लोग टेम्परेचर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ऊष्मा को हमने नाप लिया। ऊष्मा जो है एक ऊर्जा का रूप है जो किसी चीज़ के अंदर तापमान को प्रदर्शित करती है, यानी ऊष्मा एक रूप है ऊर्जा का, ठीक है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ताप नाप सकते हैं। अब यहाँ पे जो बात आ रही है कि किसी भी वस्तु के अंदर जब ऊष्मा प्रवेश करती है तो उसके तापमान को बढ़ाती है, यानी उसकी कंडीशनल जो है चेंजेस लाती है, उसके अंदर अणुओं के अंदर बदलाव लाती है, मॉलिक्यूलर फोर्स को वीक करती है, यानी अवस्था में परिवर्तन लाती है। इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर। आगे छात्रों जो बात करता है कि भाई कई सारे वैज्ञानिक हैं, अभी हम उन सब के बारे में बात करेंगे। उन्होंने क्या हुआ कि स्केल बनाई, ताप मापी बनाए कि भाई कैसे नापा जाए। जैसे बुखार को नापना है, शरीर के तापमान को, भट्टी का तापमान नापना है, सूर्य जैसे तारों का तापमान नापना है छात्रों, है ना, यानी किसी भी चीज़ का आर्कटिक प्रदेश का टेम्परेचर नापना है, जहाँ साइबेरिया का टेम्परेचर नापना है छात्रों। तो कहने के मतलब आपकी कार के इंजन का टेम्परेचर नापना है, तो इसके लिए छात्रों क्या है, टेम्परेचर के लिए ताप मापी बनाए गए, जिनको हम अंग्रेजी में थर्मामीटर्स बोलते हैं। अब थर्मामीटर्स छात्रों क्या है, कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, ताप मापी। अब इसके अंदर बहुत सारे थर्मामीटर्स आएंगे, कुछ क्लिनिकल होंगे, चिकित्सीय थर्मामीटर होंगे जो मनुष्य के लिए, यानी डॉक्टर लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग वैज्ञानिकों ने छात्रों जल को सबसे पहले किसको माना, जल को, वाटर को, क्योंकि जल एक ऐसा अगर हम कह सकते हैं पदार्थ है छात्रों की जो तीनों अवस्थाओं में आपको आसानी से मिल जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों। ऐसे जल्दी से आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो तीनों अवस्थाओं में मिल जाए, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में भी, क्योंकि जल एक ऐसा है, जल ही जीवन है कि जो आसानी से क्या होता है, वो सॉलिड भी बन जाता है, लिक्विड भी बन जाता है और गैस भी बनता है, तीनों अवस्थाओं में। ना तो इसका कोई कलर है, ना तो इसका कोई टेस्ट है, इसका pH मान लगभग 7 के बराबर है, एनर्जी वैल्यू इसमें 0 रहती है। तो छात्रों अगर हम देखें तो वैज्ञानिकों में सबसे पहले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम था सेल्सियस। इन्होंने एक स्केल बनाई, नाम था सेल्सियस। इन्होंने क्या किया कि जल को उस ताप को जो है लिया जिस पर वो उबलना शुरू होता है, और उस ताप को लिया अपनी स्केल में जिस पर ये जमना शुरू होता है। जमने वाले बिंदु को इन्होंने कहा हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, और जहाँ पर ये उबलने लगे छात्रों इसको इन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट या हिमांक बिंदु। तो इन्होंने एक स्केल में पैमाना सेट कर दिया, 100 कॉलम काट दिए, 100 खांचे बनाए, और इन्होंने कहा 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री स्केल पर इन्होंने क्या कहा कि भाई जब कहते हैं सेल्सियस पैमाने में कि सेल्सियस पैमाना जिसे सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेंटी का मतलब होता है 100 है, पानी के हिमांक के लिए
0 डिग्री सेल्सियस, यानी इन्होंने कहा कि जो सामान्यतः जल होता है, साधारण जल, वो 0 डिग्री पर जमना शुरू हो जाता है और 100 पे 0 पे जम भी जाता है। आगे इन्होंने कहा उसे हम क्वथनांक बिंदु या इसे हिमांक बिंदु या हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। कहते हैं कि 100 डिग्री पर क्वथनांक का मतलब पानी उबलना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इन्होंने एक स्केल बनाई जिसका नाम पड़ गया सेल्सियस स्केल। छात्रों 0 डिग्री से लेकर आप यहाँ देख सकते हैं 100 डिग्री, 100 का मतलब 100 खांचे, 100 कॉलम इन्होंने काट के एक स्केल बनाई। इसी के बगल में छात्रों की स्केल आपको नजर आ रही है फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरी जो स्केल है छात्रों, उन साइंटिस्ट का नाम था फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ने जो स्केल बनाई, इनका 0 जो था इनके 32 डिग्री पर आ गया। यानी कि अगर आप बात करें कि फ़ारेनहाइट पर पानी कितने पे जमता है, तब आप कहेंगे कि भाई 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। लेकिन अगर आप उसी टेम्परेचर जब बर्फ़ के जमने को बोलें, पानी के जमने का तापमान सेल्सियस पर बताएं, तब आप कहेंगे छात्रों 0, यानी 0 डिग्री सेल्सियस जिस पर पानी जमना शुरू हो जाता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्विवेलेंट है, यानी बराबर है। अगर हम बात करें कि 100 डिग्री पर पानी जो है उबलना शुरू होता है तो वो सेल्सियस है, और अगर हम फ़ारेनहाइट पर बात करें तो 212 है। छात्रों यहाँ पर 180 कॉलम का अंतर है, 212 माइनस 32 कर देंगे तो 180 कॉलम में इन्होंने बांटा। इनकी स्केल का नाम है फ़ारेनहाइट, सिंबल के लिए लिखते हैं F, ठीक है, और इनका है स्केल का नाम है सेल्सियस, इनका लिखते हैं कैपिटल C। तो छात्रों ये हो गया थर्मामीटर में सेल्सियस थर्मामीटर। अगला छात्रों है फ़ारेनहाइट, पैमाना फ़ारेनहाइट पर जो नापा गया छात्रों, पैमाने में तापमान जो पानी का हिमांक बिंदु था, फ्रीजिंग पॉइंट था छात्रों, उस उन्होंने 32 डिग्री लिया और बॉइलिंग पॉइंट को 212। इनको रटना पड़ेगा। रटने का मतलब अगर आप समझ जाओ, उसमें 100 कॉलम, इसमें 180 कॉलम, इनका 0 उनका 32 के बराबर है, उनका 100 डिग्री सेल्सियस, इनके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। पानी ही है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट, यानी हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। ध्यान दीजिएगा, वाटर बॉयल 201, ठीक है, 212 पर डिग्री फ़ारेनहाइट पर और यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। दूसरी स्केल छात्र हो गई जिसका नाम है फ़ारेनहाइट है। आगे छात्रों हम लोग बात करते हैं केल्विन पैमाना। तीसरे साइंटिस्ट निकल कर आए जिनका नाम है भाई केल्विन साहब। केल्विन साहब ने क्या कहा कि इनका तापमान एक पैमाना जिसमें परम शून्य तापमान होता है और केल्विन के इकाई के रूप में उपयोग करते हैं। परम शून्य तापमान छात्रों एक तापमान होता है जिसे हम लोग काल्पनिक तापमान कहते हैं, ठीक, एक वर्चुअल टेम्परेचर होता है जिससे माना जाता है कि इससे ये एक असंभव तापमान भी है, कह सकते हैं, क्योंकि काल्पनिक है। कहा जाता है इससे पहले ही गैसें क्या होती हैं, वो द्रवित अवस्था में बदल जाती हैं, ठीक है, यानी कि उनके एंथैल्पी 0 हो जाती है, उनके अणु मूवमेंट करना बंद कर देते हैं, यानी तरल अवस्था में या फ्रीज अवस्था में हो जाता है। उसको -273.15 के बराबर बोलते हैं। तो यानी कि अगर आप 0 डिग्री से नीचे जाना शुरू करें, 0 डिग्री से, बहुत छोटी स्केल है ये, -1, -2, -3, -4 करते 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 -273 पे आप चले जाएं, तो आप सोचिए कि 0 डिग्री पे सामान्यतः सब चीज़ें जमना शुरू कर देती हैं। कुछ 0 -32 पे जमेगा, कुछ 0 -50 पे जमेगा, कुछ 0 माइनस जो है आप -150 पे जमेगा, कुछ -186 पे जमेगा, कुछ 196 पे जमेगा, कुछ -250 पे जाके गैस जो होगी वो मूवमेंट बंद कर देगी मॉलिक्यूलर, और उसके बाद वो फ्रीज कर जाएगी। तो ये माना गया है कि लोएस्ट इम्पॉसिबल टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। इट इज़ ए वर्चुअल टेम्परेचर, ये काल्पनिक तापमान है छात्रों, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एब्सोल्यूट 0 भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो कहता है कि केल्विन तापमान 0 और 273 छात्रों, यहाँ पे देखिएगा 0 और 100, यहाँ पे अगर हम बात करें तो केल्विन जो होता है वो 100 और 273 के बीच में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि छात्रों 0 माइनस में यहाँ देखिएगा 0 के लिखा हुआ है, 0 के बाद यहाँ पे देखेंगे छात्रों 273 और यहाँ पे 373 है। क्यों? क्योंकि 0 से नीचे जाएंगे, -273 में +273 जोड़ेंगे, तब जाके छात्रों ये 0 के पर आएगा। यानी कि अगर आपको जो है 0 से नीचे जाना है परम शून्य तापमान पर तो -273 जाना पड़ेगा। जब -273 में भरपाई करेंगे +273 की, तब आप 0 डिग्री के पर आएंगे, ठीक है, 0 के पर। 0 के से लेकर छात्रों यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 273 होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है 373। अगर 100 डिग्री का यहाँ भी छात्रों क्या है, फर्क रहता है। आगे छात्रों है रैंकाइन स्केल है। पहला हमने पढ़ा सेल्सियस, दूसरा पढ़ा फ़ारेनहाइट, तीसरा पढ़ा छात्रों, ठीक है, आपको केल्विन, और चौथा है रैंकाइन, ठीक है, पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने का रैंकाइन 0 जो आर से सिंबल, इसका सिंबल है आर, ठीक है छात्रों, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंकाइन है 0, और यहाँ पे देख सकते हैं छात्रों, यहाँ पे आपको जो मिलेगा 0 के बाद यहाँ पे मिलेगा 672, ठीक है। र्यूमर स्केल भी आ गई छात्रों, इसके बाद जो है
ये देखिएगा र्यूमर के बाद, रैंकाइन के बाद र्यूमर है 0 और 80, 0 डिग्री र्यूमर और 80 डिग्री र्यूमर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री र्यूमर पर फ्रीजिंग पॉइंट है, 80 डिग्री र्यूमर पर क्या है छात्रों, यहाँ पे ये देख लीजिएगा लास्ट में स्केल लगी हुई है, यहाँ पानी उबलने लगता है। ये बड़ी स्केल है, बड़ी इसलिए है कि 80 डिग्री और 100 डिग्री के बराबर है। अगर आपसे पूछे सेल्सियस बड़ा है कि र्यूमर, तो र्यूमर बड़ा है। क्यों? क्योंकि 80 डिग्री 100 डिग्री के बराबर है, यानी 80 कॉलम जो है वो 100 के कॉलम के बराबर है। यानी कि 0 र्यूमर पे तो पानी जमने लगेगा, 0 के सेल्सियस पे जमने लगेगा, लेकिन ऊपर पानी 100 पे उबलेगा और यहाँ 80 डिग्री पे उबलने लगेगा छात्रों। यानी 80 कॉलम 100 के बराबर हैं, तो कौन बड़ा हुआ? यानी र्यूमर बड़ा हुआ, ठीक है, क्योंकि वो छोटा हुआ। तो छात्रों ये आपकी स्केल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी स्केल को हमने एक साथ में बता दिया। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं केल्विन में 0 ये परम शून्य तापमान, एब्सोल्यूट 0 डिग्री है, ये परम शून्य तापमान दिखा रहा है। 273 केल्विन पर जो है छात्रों पानी उबलने जमने लगता है, 373 पर पानी उबलने लगता है केल्विन पर, सेल्सियस पर 100 डिग्री पर पानी उबलता है, 0 डिग्री पर जमता है, -273 पर पानी या परम शून्य तापमान चला जाएगा सेल्सियस पर। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो है पानी उबलने लगेगा, 32 डिग्री पर पानी फ़ारेनहाइट पर जमने लगेगा और -459 डिग्री पर ये परम शून्य तापमान होगा फ़ारेनहाइट पर। 672 रैंकाइन पर पानी उबलने लगेगा, 492 डिग्री पे जो है रैंकाइन पर जो है पानी जमने लगेगा। 0 डिग्री पर अगर हम बात करें तो पानी यहाँ पे परम शून्य तापमान को दर्शित करता है। र्यूमर स्केल में आप देख सकते हैं 0 डिग्री 80 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ 80 डिग्री छात्रों, 80 डिग्री पर पानी उबलने लगेगा र्यूमर पर और 0 डिग्री पर पानी जमने लगेगा छात्रों। नेक्स्ट आगे आ गया थर्मामीटर्स। अब आपके कुल जो है थर्मामीटर्स हैं, इन पर हम लोग फोकस करेंगे, इनको देखेंगे छात्रों एक एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। पहला है कुल विकिरण पायरोमीटर, इनको बोलते हैं छात्रों पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी भी बोला गया है एग्जाम में, हिंदी में लिखते हैं पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी। ये कुल विकिरण पायरोमीटर, पायरो का मतलब होता है बड़ा ऊंचा तापमान नापने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण को हम लोग बोलते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। रेडिएशन मतलब आपको पता ही है छात्रों। कुल विकिरण पायरोमीटर का उपयोग 700 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान को नापने के लिए किया जाता है। ये अति ऊंचे तापमान, जैसे फर्नेस है, भट्टी है, सूर्य का तारों का तापमान नापना हो छात्रों, तो उसके टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए टोटल रेडिएशन पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन आगे देखें, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी छात्रों, ठीक है। ये भी कई बार एग्जामों में छात्रों ये पूछा गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर जो है एक टुकड़ा जो उसके विद्युत प्रतिरोध को मापकर तापमान निर्धारित करता है। 200 से लेकर छात्रों यहाँ देख लीजिएगा ये 1200, ये 12000, ठीक है छात्रों, यहाँ 12000 डिग्री सेल्सियस तक की इसकी रेंज है प्लेटिनम, ठीक है, रेसिस्टेंट थर्मामीटर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे, इसके अंदर ठीक है। कनेक्टिंग लेड लगा, शीट लगी है, माउंटिंग थ्रेड वगैरह लगा हुआ है, ये उपकरण का बनावट है छात्रों। कुल मिला के थर्मामीटर से याद रखिएगा। पहला वाला हमने आपसे बता दिया टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, जो कि काफ़ी ऊंचे टेम्परेचर को नापने के लिए छात्रों, ठीक है, यहाँ पे। और टोटल रेडिएशन पायरोमीटर ये छात्रों देख लीजिएगा 12000 नहीं, उम्मीद है कि ये 1200 होगा मेरे हिसाब से, ये 1200 है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, ये 1200 डिग्री तक है, 200 से लेकर 1200 तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेटिनम रेसिस्टेंट थर्मामीटर नहीं बल्कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर टेम्परेचर को कैलकुलेट करता है। तीसरा है छात्रों गैस थर्मामीटर, ये भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। गैस थर्मामीटर एक थर्मामीटर है जो गैस के आयतन दबाव में परिवर्तन से तापमान को मापता है। रेंज जो छात्रों इसकी है -183 डिग्री से 100 डिग्री तक का। -183, अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पर साइबेरिया, अंटार्कटिका और आर्कटिक के अंदर अगर आपको तापमान नापना तो वहाँ पे आपका जो थर्मामीटर होता है, जो पारा वाला, मरकरी वाला, वो छात्रों फेल हो जाएगा, वहाँ पे तापमान को नहीं मेजर करेगा, नहीं कैलकुलेट करेगा। तो गैस थर्मामीटर एक थर्मामीटर है जो गैस आयतन तथा दबाव में परिवर्तन से नापा जाता है। ये -183 से लेकर ये 100 डिग्री सेल्सियस तक में है। तो ये काफ़ी उपयुक्त थर्मामीटर है, गैस थर्मामीटर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ये बना हुआ है छात्रों, ठीक है, गैस थर्मामीटर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो थर्मामीटर है थर्मोकपल थर्मामीटर, या इसको बोलते हैं ताप युग्म तापमापी। ताप युग्म का मतलब होता है जोड़ा, कपल, थर्मोकपल। दो यहाँ पे नीडल्स आपको नजर आएंगी। एक तापमान मापने वाला उपकरण है जिसमें प्रत्येक छोर पर अलग अलग धातुओं के 2 तार जुड़े होते हैं, यहाँ समझने वाली बात है, इसीलिए इसको बोला गया थर्मोकपल। 2 अलग अलग धातुओं के तार जो है सिरे पर जुड़े होते हैं, ये आप देख सकते हैं, जो अलग अलग मेटल के, इसी को बोलते हैं थर्मोकपल। इसको आप काफ़ी बार देखे होंगे, आसानी से आपको ये मिल जाएगा थर्मोकपल, ठीक है। यहाँ पे ताप युग्म तापमापी जिसकी रेंज -200 से लेकर 2500 तक प्लस में जो है टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकता है छात्रों।
आगे है पारा थर्मामीटर, जिसको आप अच्छी तरीके से परिचित हैं। पारे की छात्रों जो है थर्मामीटर का उपयोग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किया जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर, चिकित्सीय थर्मामीटर के अंदर वायुमंडलीय दाब को नापने में छात्रों, गैस के प्रेशर को नापने में भी किया जाता है। लेकिन थर्मामीटर जो पारा वाला है छात्रों, जैसे पारा भरा होता है उसकी भी एक अपनी लिमिटेशन है, यानी वो फेल हो जाता है अगर -39 से नीचे हो और 357 से ऊपर का तापमान नापना है तो ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है मरकरी का, पारे का, वो छात्रों 357 है। ठीक, इसके ऊपर उबलने लगेगा, -39 पर ये जम जाएगा, तो अब आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको साइबेरिया या आपको जो है छात्रों अंटार्कटिका के टेम्परेचर नापना है तब आप थर्मामीटर को भूल जाइए, पारे को। ग्लास में पारा या पारा थर्मामीटर का आविष्कार भौतिक विज्ञानी डेनियल गैब्रिल जो है फ़ारेनहाइट ने किया था एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड के अंदर 1774 के अंदर छात्रों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसकी लिमिट क्या है छात्रों? और क्लिनिकल थर्मामीटर, चिकित्सीय थर्मामीटर जो डॉक्टर्स वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा है मरकरी का पारा जो है चढ़ता है और उतरता रहता है इसके अंदर, बड़ी इजीली जो है एक्सपैंड करता है। आपने देखा होगा बीपी नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लड प्रेशर को नापने वाला, वो भी छात्रों अगर आप देखिए उसकी भी अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर भी क्या होता है, मरकरी भरा होता है जो कि अप एंड डाउन करता है। अगला छात्रों अल्कोहल थर्मामीटर, ये किस लिए फेमस है? एग्जाम में कहता है कि बहुत ही जहाँ पे पारा थर्मामीटर फेल हो जाता है वहाँ पे किस प्रकार के थर्मामीटर का हम उपयोग करेंगे, तो यह कहता है कि अति छोटे तापमान को, बहुत लोएस्ट टेम्परेचर को अगर नापना है तो किस थर्मामीटर का हम उपयोग करेंगे, तो छात्रों आपका आंसर होगा कि अल्कोहल थर्मामीटर का। क्यों, क्या ऐसा क्यों है? तो आप कहेंगे छात्रों कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो काफ़ी लोएस्ट होता है, इसलिए जो है ये उपयुक्त होता है। अल्कोहल थर्मामीटर या स्पिरिट थर्मामीटर पारे ग्लास थर्मामीटर का एक विकल्प है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ग्लास थर्मामीटर ने पारे का थर्मामीटर का एक अल्टरनेटिव है, विकल्प है। इसका कार्य भी समान है, लेकिन इसकी निचली तापमान सीमा को -200 तक के तापमान को मापने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए छात्रों, इसलिए क्योंकि अल्कोहल जल्दी से जमता नहीं है। अल्कोहल आपने देखा होगा, अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी लोएस्ट होता है, इसलिए कह रहा है कि -200 तक भी अगर आपको नापना है तो आप आसानी से जो है नाप सकते हैं। जैसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो आप उसके लिए अल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग छात्रों कर सकते हैं। अगला है छात्रों पानी का घनत्व, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी का मतलब होता है मास अपान वॉल्यूम, यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जो जल है हमारा छात्रों, आपको पता है कि उसका घनत्व और द्रव्यमान और आयतन है, उसके अंदर आपको पता होगा कि बदलाव आता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, सिर्फ घनत्व और आयतन में परिवर्तन होता है। तापमान के साथ साथ छात्रों इसके घनत्व और आयतन में परिवर्तन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर आप पानी की बोतल भर के रख देते हैं, फ्रीजर के अंदर जब वो जम जाती है तो उसका आयतन घटता है और घनत्व बढ़ जाता है छात्रों। ठीक है, आयतन बढ़ता है, सॉरी उसका घनत्व घट जाता है। जब पानी की बोतल को आप बाहर रख देते हैं तो फिर से आयतन उसका क्या होता है, कम हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर की वजह से। छात्रों यहाँ पे कह रहा है कि विशेष रूप से उल्लेखनीय अनियमित अधिकतम घनत्व पानी का जो है वो जो है करीब 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। पानी का अधिकतम घनत्व वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया कि किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, ऊंचा होता है, तो आप कहेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि इस तापमान पर दो विरोधी प्रभाव संतुलन में हो जाते हैं। दो विरोधी प्रभाव, दो संतुलन, यहाँ पे टेम्परेचर टू अपोजिंग इफेक्ट आर इन बैलेंस कहाँ पर होता है छात्रों? 3.98 डिग्री सेल्सियस, या हम कह सकते हैं 39.16 फ़ारेनहाइट या 4 डिग्री अप्रॉक्स जो है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री पर छात्रों जो है जल का घनत्व ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने देखा है कि क्या होता है कि अंदर जो है झीलें जम जाती हैं, ऊपर से नीचे पानी की ही शक्ल रहती है, क्योंकि 4 डिग्री पर आपको पता है छात्रों की घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, आयतन सबसे कम हो जाता है। तो आयतन कम होने का मतलब ये है छात्रों कि भाई वो पानी की शक्ल में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पर क्या होगा, बर्फ बनेगी, उसका आयतन ज़्यादा हो जाएगा छात्रों, घनत्व कम होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है, आयतन कम करना है, घनत्व ज़्यादा, तो पानी की शक्ल में रहेगा। नीचे पानी का तापमान तो गिरेगा लेकिन वो आयतन उसका कम हो रहेगा छात्रों, बर्फ नहीं रहेगी, पानी रहेगा, पानी ठंडा रहेगा लेकिन जमेगा नहीं। ठीक है छात्रों, क्योंकि उसका आयतन क्या हो रहा है, हमने आपसे बताया कि आयतन घट रहा, आयतन बढ़ने पर बर्फ जम जाती है, तो 0 डिग्री पर बर्फ जम जाएगी। जब झील के अंदर आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको नीचे जो पानी की जो मिलेगा टेम्परेचर बेसिकली वो 4 डिग्री पर होगा। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है, अंदर मछलियाँ अंदर जीवित रहती हैं। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर, हाइड्रो का मतलब है छात्रों जल, मीटर का मतलब होता है मापी।
जल के घनत्व को नापने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होता है उसे छात्रों हम लोग कहते हैं हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी लिक्विड्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोन्सी। बायोन्सी का मतलब उत्प्लावन का एक नियम है छात्रों, उत्प्लावन का बल शायद आपने पढ़ा होगा, बायोन्सी लॉ पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप इस सिद्धांत पर अगर हम देखें तो डेंसिटी को नापा जा सकता है, जल के घनत्व को नापा जा सकता है कि जल जो है कितना ज़्यादा इसके अंदर घनत्व है। अगला छात्रों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं नमी को नापने वाला। ह्यूमिडिटी, जो वायुमंडल में आर्द्रता है छात्रों, नमी है, ठीक है, यानी कि आपके एयर के अंदर वाटर की जो मात्रा है उसको हम नापते हैं छात्रों हाइग्रोमीटर से। हाइड्रो और हाइग्रो दोनों कंफ्यूजन वाला है, इसलिए याद रखिएगा हाइड्रो अलग है और हाइग्रो अलग। हाइग्रो जो बना है वो नमी से बना है, हाइड्रो जो बना है वो जल से बना है छात्रों। तो अगर आपसे कहा जाए कि जल की आर्द्रता को किस में नापते हैं तो छात्रों आप सीधा कहिएगा कि भाई वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। जल के घनत्व को किस में नापते हैं तो आप कहेंगे हाइड्रोमीटर से नापते हैं छात्रों। अगला छात्रों लैक्टोमीटर, इससे अच्छी तरह से वाकिफ है। लैक्टो का मतलब होता है मिल्क छात्रों, मिल्क से संबंधित कुछ नापा जा रहा है। अगर हम बात करें छात्रों की डेंसिटी ऑफ मिल्क को, दूध के घनत्व को नापना है तो छात्रों लैक्टोमीटर से आसानी से मार्केट में आपको ये मिल जाता है और दूध के घनत्व को ये आसानी से बता भी देता है लैक्टोमीटर की कितना इसमें पानी और कितना नहीं है। तो मिल्क की प्योरिटी को नापने के लिए छात्रों लैक्टोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। तो छात्रों आज का जो था हमारा ऊष्मा के बाद टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी तापमापी थे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विषय जो था उनको हमने इस क्रैश कोर्स के अंदर लेसन 59 में कराया है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द हम नए क्लास के अंदर आपके मिलेंगे छात्रों, और इसके जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन आंसर आपकी सीरीज जो है ये क्रैश कोर्स हमारा जेएसएफ साइंस का पूरा हो जाएगा, आपको आई थिंक जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, थैंक यू।